नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार आप सभी का लक्ष्य में स्वागत करता हूं। और जैसा कि इससे पहले मैंने जो आपको लेक्चर दिया है वो पूरा मैंने आपको बताया है यूपीएसआई का जो सिलेबस था उसी के ऊपर। ठीक है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है उसी को हम एक एक करके आज मतलब उसके आगे जो भी कंटिन्यू लेक्चर आएगा सभी सिलेबस जो मैंने आपको बताया है वो कवर कराऊंगा। ठीक है, तो जिसने भी सिलेबस नहीं देखा है वो एक बार इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी यूपीएसआई का सिलेबस रहेगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मूल विधि। ठीक है, और मूल विधि के साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मूल विधि में हमारा आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड आ गया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया, और उसी के साथ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मूल विधि होती क्या है। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईपीसी सीआरपीसी कभी पढ़ाई नहीं है, क्योंकि उनका कोई नाता ही नहीं रहा है सिलेबस से। हर जगह ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब चीजें पढ़ने को मिलती है। लेकिन जो यूपीएसआई का सिलेबस है इसमें कहीं ना कहीं विधि अर्थात मूल विधि आईपीसी सीआरपीसी का कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि हम कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ठीक है, पुलिस का जो रोल होता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी आईपीसी और सीआरपीसी में पुलिस का क्या रोल है उसी को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी धाराएं हैं, सभी को ना पढ़ के हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक रहेगा मूल विधि और संविधान। ठीक है, दोनों को एक साथ हम चलेंगे लेकर, यानी कि इसमें तीन चीजें आ जाएंगी हमारी, आईपीसी सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा है यूपीएसआई के लिए 2021। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मूल विधि है, हमें ठीक है, हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन ये जो कानून है इनकी देखरेख कौन करेगा, ये लागू कौन करेगा इनको, और इनको कैसे लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश में कोई ना कोई व्यवस्था पाई जाती है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बहुत से देशों में राजतंत्र होता है, ठीक है, कहीं पे गणतंत्र होता है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में लोकतंत्र है। ठीक है, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर जनता की सरकार होती है, जनता की सरकार होती है लोकतंत्र में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर हम अगर अपने जो कानून बने हुए हैं यदि उनको लागू करने के लिए अगर कोई संस्था का निर्माण नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर जनता की सरकार है। ठीक है, अगर उन पे कंट्रोल नहीं होगा तो ऐसे तो जनता क्या करेगी, कुछ भी हुड़दंग मचाएगी, कुछ भी करेगी, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों पे कंट्रोल करने के लिए कोई संस्था बनाई गई है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने तीन चीजों को जन्म दिया है, आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें विधायिका, नंबर 2 की अगर बात करें हम कार्यपालिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो जो आप हिस्सा बनने जा रहे हो अर्थात यूपीएसआई का, यानी कि जो यूपी दरोगा हिस्सा बनने जा रहे हो वो आप बनने जा रहे हो कार्यपालिका। ठीक है, लेकिन आपको समझना कि इसको विधायिका को भी समझना है, कार्यपालिका को भी समझना है, और न्यायपालिका तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मूल विधि का जो रोल है उसको जो निभाने का कार्य करता है वो हमारी न्यायपालिका करती है, और किस तरीके से करती है वो हम सारी चीजें एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर विधायिका की बात करें तो विधायिका होती है जो चीज, मतलब विधायिका को हम बोल सकते हैं विधि बनाने वाली संस्था। ठीक है, अगर संघ की बात करें तो संघ में इसको क्या बोला जाता है, संघ में इसको संसद बोला जाता है। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में इसको क्या बोला जाता है, राज्य में बोला जाता है इसको राज्य विधानमंडल। ठीक है, संघ में इसको संसद बोला जाता है और राज्य में इसको राज्य विधानमंडल बोला जाता है। ठीक है, अगर इसी के साथ साथ हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन का जो जहां पे इसका प्रोविजन दिया गया है जिस आर्टिकल में, उसको भी साथ साथ में हम याद करते जाएंगे। तो जो संसद का प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, आपको ध्यान से सुनना है।
और जो हम इसको एक ट्रैक पर ला रहे हैं, अभी आपको एक बेसिक नॉलेज पहले दे रहे हैं, मूल विधि पे हम आएंगे सबसे बाद में। पहले इसका निर्माण कैसे होता है, इसका लागू कैसे किया जाता है, और इसको लागू कौन करता है, ठीक है, और किन किन अवस्थाओं में इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, और आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि मूल विधि कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना ब्लंडर मतलब लोगों ने फैला रखा कि पता नहीं क्या चीज होगी मूल विधि में छिपी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेकर और यहाँ पर आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी संसद हो गई, और ये हमारे राज्य विधानमंडल हो गया। राज्यों के लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, जो केंद्र होती है, केंद्र के लिए हमारी संसद कानून बनाती है, ठीक है। और जो हमारी संसद होती है, इसके 2 अंग होते हैं, इसके 2 अंग होते हैं, इसके 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, और यहां पर हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। तीनों ही चीजों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर इनका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान देखें कि कौन से आर्टिकल में है, तो अगर लोकसभा की बात करें तो ये हमारा 81 हो जाएगा, और राज्यसभा हमारा 80 हो जाएगा, और जो राष्ट्रपति है इसका प्रावधान अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। तो यहां से आपकी 4 चीजें क्लियर हो गई कि जो हमारी संसद है इसका प्रावधान 79 में है, और लोकसभा का प्रावधान 80 में है, 81 में है, राज्यसभा का प्रावधान 80 में है, और जो हमारा राष्ट्रपति है इसका प्रावधान 52 में है, 52 में, ठीक है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है, और यही सेंटर के लिए यानी कि केंद्र के लिए कानून का निर्माण यानी कि विधि का निर्माण करती है। इसीलिए इसको बोला जाता है विधायिका, इसीलिए इसको विधायिका बोला जाता है, ठीक है। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य का जो प्रावधान है, यहां पर आर्टिकल 168 विधानमंडल, ठीक है। आप इसको विधानसभा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि राज्य के लिए कानून कौन बनाता है, तो विधानमंडल बनाता है। विधानमंडल 2 चीजों से मिलकर बनता है। यहां पे भी हम किसको लिखेंगे, एक तरफ हमारी विधानसभा हो जाएगी, और एक तरफ हमारी विधान परिषद, एक तरफ हमारी विधान परिषद हो जाएगी। और जिस प्रकार यहां पर राष्ट्रपति का रोल है, ऐसे ही राज्यों में किसका, राज्यपाल का रोल है, राज्यपाल का रोल है, ठीक है। राज्य विधानमंडल की बात करें तो 168 में है, और अगर विधान सभा की बात हम करते हैं तो इसका जो प्रावधान है 170 में है, अनुच्छेद 170 में है। और अगर विधान परिषद की बात करें तो जो विधान परिषद है, आपको पता होगा जो विधान परिषद है कुछ ही राज्यों में है, ठीक है। तो किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का निर्माण करना हो या विधान परिषद का समाप्ति करनी हो, तो इसका अधिकार किसको है, हमारी संसद को है, इसका अधिकार संसद को है, ठीक है। तो अगर विधान परिषद की बात करें तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के 169 में है। और अगर राज्यपाल की बात करें तो इसका प्रावधान 153, यानी कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये हमारा 153 कहता है, ठीक है। तो यहां से आपकी 4-5 चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर विधायिका की बात करें, जो विधि बनाती है, अगर केंद्र में जो विधि बनाती है उसको संसद बोला जाता है, जो राज्य में विधि बनाती है उसको राज्य विधानमंडल बोला जाता है। और संसद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 79 में है। संसद हमारी 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी प्रकार अगर राज्य विधानमंडल की बात करें तो ये भी हमारे 3 अंगों से मिलकर बनती है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल का प्रावधान 153 में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए लगभग यहाँ से 6-7 आर्टिकल आपके पूरे अच्छे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन हो गई, ये हो गई विधायिका, जो विधि बनाती है, राज्यों में राज्यों विधानमंडल बनाती है और केंद्र में संसद बनाती है, ठीक है। यहां तक हमारी विधि बनकर तैयार हो गई। अब बात आती है कि जो हमारी विधि बनी है इसको लागू कौन करेगा, ठीक है। तो इसका जो कार्यभार होता है वो कार्यपालिका पर होता है। और जो आप हिस्सा बनने जा रहे हो, यूपी दरोगा जो आप बनने जा रहे हो, 2 स्टार जो बनने जा रहे हो, तो आप इसका भाग हो, कार्यपालिका। आप भी इसी के अंतर आते हैं, आईपीएस, आईएएस, एसडीएम, डीएम जो भी रहेंगे सब इसके अंतर्गत आते हैं। जो हमारी विधि है यानी कि जो हमारा कानून है, इसको लागू करने का कार्य किसका होता है, कार्यपालिका का, कार्यपालिका, ठीक है। तो यहां से हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे कार्यपालिका की। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, आप इसका हिस्सा हो, आप इसका हिस्सा हो। यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, यानी कि विधायी का काम विधि बनाना है, कार्यपालिका का उसका काम क्या है, उसको लागू कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है जो न्यायपालिका है इसका रोल क्या होता है, जो न्यायपालिका है इसका रोल क्या होता है। और हम जो आएंगे वो पूरा टॉपिक हमारा रहेगा न्यायपालिका पे। ठीक है, जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि जो न्यायिक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसका क्या रोल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब न्यायपालिका की। न्यायपालिका, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास कानून है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल कानून होता है और एक होता है दांडिक कानून, यानी कि आपराधिक, क्रिमिनल केस। ठीक है, तो आपका सिविल कानून से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल और केवल दांडिक कार्यों पे ही, यानी कि दांडिक कानून जो है हमारे आपराधिक कानून है उन्हीं पे काम करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर न्यायपालिका की बात करें तो जो न्यायपालिका होती है ये सिविल मामले और दांडिक मामले, ठीक है, तो ये दोनों पे काम करती है, सिविल मामले और दांडिक मामले। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जो कार्य होगा वो दांडिक मामलों का होगा, जो कार्य होगा दांडिक मामलों का होगा। अगर सिविल मामलों की बात करें तो सिविल केस होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अगर हम किसी को भी एक घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है, कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि किसी को घर बनाने के लिए हमने इतने पैसों में किसी से बातचीत कर ली और बीच में क्या किया उसने, पूरा काम ना करके पहले ही वहां से भाग गया। ठीक है, तो उसने क्या किया है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है हमारा, जो 1872 का है। ठीक है, तो उसने क्या किया, संविदा उसने भंग कर दी है, उसने क्या किया है, संविदा भंग कर दिया है। तो ऐसे कानून सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का कोई मामला हो गया तो ऐसे कानून सिविल काम में आते हैं, यानी कि सिविल मामले होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आपके पास कोई जाता है तो आप सीधे बोलोगे कि आप सहारा लो, किसका, न्यायालय का सहारा लो, आप न्यायालय का सहारा लो। ठीक है, और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कि रास्ते में कोई महिला जा रही है और पीछे से दो बाइक वाले आए, उसकी चैन खींचकर चले गए, ठीक है, तो ये सीधा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपराधिक मामले, यानी कि दांडिक मामलों में। तो यहाँ पे जो महिला रहेगी वो सीधा थाने आएगी और आपका कार्य है कि आप उसकी FIR लिखोगे, आप उसकी FIR लिखोगे। ठीक है, तो आपका रोल क्या है यहाँ पर, FIR लिखना। ठीक है, तो आप किस में सबसे ज्यादा रोल निभा रहे हो, दांडिक मामलों में। तो यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे किसकी, सिविल मामलों की। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं कि हमको सिविल मामलों पे इतना फोकस नहीं करना है, हमको खाली दांडिक मामलों पे ही कार्य करना है। ठीक है, तो यहां तक आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आपको काम क्या करना है, आपराधिक मामले और इन्हीं पे ही आपको पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो बिल्कुल बेसिक रहेगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारी जो विधायिका है उसका काम विधि बनाना है, कार्यपालिका का उसका काम क्या है, उसको क्रियान्वित करना है, यानी कि लागू करना है। तीसरा क्या है, न्यायपालिका हमारी जज करती है कि जो विधि बनी है ये सही है या नहीं है और इसको लागू करने का तरीका क्या है, वो तरीके बताती है और उसको तरीके जो बताती है उसको हमसे ही सहारा मिलता है, यानी कि जो ये हमारे DM हो गए, SDM हो गए, IPS, और आप जो दरोगा बनना चाह रहे हो आप ही उसको क्या करते हो, चीजें ले जाकर देते हो। ठीक है, साक्ष्य इकट्ठा करते हो, इन्वेस्टिगेशन का काम आपका है, सभी को आप क्या करते हो, सबूत इकट्ठा कर आपको यानी कि न्यायपालिका को दे देते हैं और न्यायपालिका इसमें क्या करती है, डिसीजन देती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई घटना घटती है वो सीधा जाती है थाने में। ठीक है, तो यहां पर जो FIR होगी, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिसके साथ घटना घटती है उसको यहां पर बोला जाता है विक्टिम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पीड़िता या पीड़ित। ठीक है, पीड़ित या पीड़िता। और दूसरी ओर जो काम करता है यानी कि जो अपराध करता है इसको बोलते हैं एक्यूज। अभियुक्त। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभियुक्त। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो पीड़िता होती है यानी कि जो कानून की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिसके साथ अपराध घटा है
उसको क्या करते हैं, कानून की प्रक्रिया यानी कि शुरू करने जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, सबसे पहले एफआईआर लिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो साक्ष्य इकट्ठे होते हैं उसके आधार पर डिसीजन होता है कि एक्विटल करना है या कन्विक्ट करना है किसी भी एक्यूज को, ठीक है। तो यहां पर जो पीड़िता की बात होती है, तो जो प्रक्रिया यानी कि कानून की प्रक्रिया प्रक्रिया कोई भी शुरू कर सकता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो कानून की प्रक्रिया होती है उसको कोई भी शुरू कर सकता है, तो आपको बताना है बिल्कुल हाँ, कि अगर यहाँ विक्टिम है यानी कि जो पीड़िता है, अगर इसकी मौत हो जाए तो उसके परिजन क्या करते हैं, कानून की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, ठीक है। किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो उसके रिलेटिव या फिर उसके कोई पड़ोसी या कोई भी जानकार क्या करते हैं, कानून की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, यानी कि एफआईआर कोई भी लिखवा सकता है, एफआईआर XYZ कोई भी लिखवा सकता है, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि जो अपराध होता है इसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, ठीक है, उन पे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि अपराध जो होता है यानी कि अपराध बराबर क्या होता है, अपराध बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है दुरासे प्लस दुष्कृत, ठीक है। दुरासे को बोला जाता है यहां पर मीनसरिया, ठीक है, और दुष्कृत को बोला जाता है एक्टसरिया, ठीक है, एक्टसरिया। और जब दोनों मिलते हैं तो अपराध होता है। मीनसरिया का मतलब होता है कि जब व्यक्ति के मन में कुछ चल रहा हो, यानी कि मन में चल रहा हो, क्या करने के लिए, इंजरी करने के लिए, किसी के लिए। इंजरी का मतलब होता है यहां पर क्षति, ठीक है, क्षति करने के लिए, यानी कि किसी के लिए क्षति करने के लिए यहां पर क्या चल रहा हो, यानी कि उसके मन में कुछ चल रहा हो, ठीक है। और मन में चलने के साथ साथ जब वो एक्ट करता है यानी कि जब वो कार्य करता है तो क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है, जब अपराध हो जाता है, ठीक है। तो क्षति किस प्रकार हो सकती है, या तो शरीर की क्षति हो सकती है, ठीक है, या तो शरीर की क्षति हो सकती है, या ख्याति जिसको हम क्या बोलते हैं, रेपुटेशन, ठीक है। ख्याति की क्या हो सकती है, क्षति हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, माइंड यानी कि मस्तिष्क, ठीक है, माइंड की क्षति हो सकती है। और नंबर 4 पे क्या हो सकता है, यहां पर किसी संपत्ति की, ठीक है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो इन चारों चीजों की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मीनसरिया यानी कि जो क्षति पहुंचती है वो किन 4 चीजों के लिए पहुंचती है, यानी कि क्या क्या किस चीज में क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है, कोई भी एक्यूज। तो या तो शरीर की क्षति होगी या फिर ख्याति यानी कि हमारी रेपुटेशन, आपने देखा होगा कि उसकी मानहानि कर दी, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, रेपुटेशन की हो सकती है, किसी के मस्तिष्क में कुछ ऐसी नेगेटिविटी हमने भर दी या जिससे क्या कर दे, सुसाइड वगैरह कर दिया, कोई गलत काम कर दे, ठीक है, या फिर किसी संपत्ति की, या किसी संपत्ति क्या कर ली, चुरा ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, उसको मीन्स यानी कि उसका ऐसा दुरास्य है जो यहाँ पर 4 चीजों पे क्षति पहुंचाता है। और दुरासे के साथ साथ दुष्कृत यानी कि एक्ट का मतलब वो कार्य करता है, सोचने के साथ साथ वो कार्य कर भी देता है। तो जब वो कार्य कर देता है तो ये बन जाता है अपराध, ये बन जाता है अपराध, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा नहीं सोचना है आपको कि जैसे मेरे मन में आए कि मैं उसको गोली मार दूंगा, ये अपराध नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने खाली अभी सोचा है कि मैं उसको गोली मार दूंगा। जब तक मैं गोली नहीं चलाऊंगा तब तक ये क्या हुआ है, एक्टसरिया नहीं हुआ है, ये एक्टसरिया नहीं हुआ है, तो तब तक अपराध क्या है, अधूरा है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलने के बाद क्या बनता है, हमारा अपराध बनता है, अपराध बनता है, ठीक है। तो जब अपराध बन जाता है तो अपराध के मैंने इससे पहले 2 आपको पहले बताए थे, एक तरफ विक्टिम होता है और दूसरी तरफ कौन होता है, एक्यूज, ठीक है। तो जो विक्टिम होता है इसकी तरफ से भी कानून की क्या होती है, प्रक्रिया शुरू होती है, इसी की तरफ से कानून की प्रक्रिया शुरू होती है और यही सीधा कहा जाता है, इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो विक्टिम होता है इसके पास हमारे क्या होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं।
जो विक्टिम होता है इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक तो न्यायालय में जाना और दूसरा पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो न्यायालय में जाएगा तो ये कंप्लेन देगा और पुलिस स्टेशन जाएगा तो ये सीधा क्या करेगा, एफआईआर, ठीक है। तो जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो न्यायालय जा सकता है या फिर सीधा कहा जा सकता है, पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है कि न्यायालय कब जाएगा और एफआईआर कब लिखाएगा, ठीक है, इसका प्रावधान सीआरपीसी में कहा है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हम आए हैं विक्टिम का क्या रोल है कि वह तो न्यायालय जाएगा, यानी कि उसके साथ जब कोई अपराध घटता है, या फिर सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा, और पुलिस स्टेशन जाएगा तो एफआईआर लिखाएगा। और विक्टिम की जगह अगर इसका कोई रिलेटिव हो गया या इसका कोई पड़ोसी हो गया, जानने वाला हो गया, माता पिता भाई बहन कोई भी हो गया, तो वो भी या तो न्यायालय जाएगा या फिर कहा जाएगा, एफआईआर लिखाएगा, ठीक है। तो इसके आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी या तो कंप्लेंट से आएगी या एफआईआर से शुरू होगी, और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो होगा क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह जो भी प्रक्रिया है, कोर्ट का ट्रायल चलेगा, सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हम छोटा छोटा पढ़ेंगे, चीजों को समझ के पढ़ना है हमको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मूल विधि कुछ है ही नहीं, ठीक है। मजा तभी आएगा कि जब आपको चीजें समझ में आए। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, लेक्चर कैसा लग रहा है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हमें केवल किस में काम करना है, हमको वो चीजें पढ़नी है जो हमारे काम की है, यानी कि जो जिसमें पुलिस का रोल होता है। पुलिस का रोल क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, सबूत इकट्ठे करना होता है। तो इसका प्रावधान सीआरपीसी में कहा है, आईपीसी में कहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसको अथॉरिटी देता है। तो सभी चीजों को कवर करके पढ़ना है। तो आज जो हमारा लेक्चर खत्म होता है वो होता है जो विक्टिम होता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो न्यायालय जाता है, कंप्लेन करता है, या फिर एफआईआर करता है। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा चलेगा वो एफआईआर से शुरू हो जाएगा कि एफआईआर का प्रोविजन कहाँ कहाँ है। तो इसके साथ साथ जो आगे की वीडियो रहेगी उसमें हम धाराएं साथ साथ कवर करते रहेंगे कि एफआईआर का प्रोविजन भारतीय दंड संहिता, यानी कि भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें कहां पर है, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रायल होता है उसका प्रोविजन कैसे होता है, और किस अपराध की परिभाषा कैसी होती है, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या होता है, सभी चीजों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और जितने आपके जानने वाले तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, सभी को आपको वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप एक बार बता देंगे कि जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है, मैं उसके लिए भी और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी का अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।